नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। इस चैनल पे मैंने आप सभी के लिए एक नई पहल आरंभ की है, जहाँ की हम द हिंदू में छपे लेखों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उस लेख के बारे में हम लोग यहाँ पर मिलकर चर्चा करेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में एक लेख छपा था। एक मिनट बच्चों। अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में एक लेख छपा था जिसमें कि राज्यकोषीय राज्यकोषीय परिषद राज्यकोषीय परिषद के बारे में चर्चा की गई थी। राजकोषीय परिषद को हम लोग इंग्लिश में फिजिकल काउंसिल भी बोलते हैं। फिजिकल काउंसिल फिजिकल काउंसिल भी हम लोग बोलते हैं। और दूसरा जो एडिटोरियल है, जिस एडिटोरियल से हमें उस एडिटोरियल को पढ़ने के बाद हमें आर्थिक संघवाद के बारे में कुछ पता चला था। तो हम इस पे भी आज चर्चा करेंगे कि आर्थिक संघवाद क्या होता है। आर्थिक संघवाद क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने द हिंदू के दो टॉपिक को उठाया है, एक राजकोषीय परिषद और दूसरा आर्थिक संघवाद। तो चलिए पहले हम राजकोषीय परिषद के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो द हिंदू में जो लेख छपा था, उस लेख का आशय यह था कि क्या वर्तमान में हमें किसी राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है या नहीं। तो चलिए हम आज इस पे चर्चा करते हैं कि वर्तमान में क्या हमें एक राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है। यानी आज का हमारा जो मुद्दा होगा वह यही होगा कि क्या वर्तमान में हमें एक राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है या नहीं। तो राजकोषीय परिषद का मतलब क्या हुआ? राज्य का कोष, राज्य का कोष। चलिए, राज्य का कोष। तो यहाँ पे कोष का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे कोष का मतलब, कोष का आशय है राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा। यानी कि कोष कहने से आशय यही है कि राज्य की कितनी आमदनी है और राज्य कितना खर्च कर रहा है, इसका विवरण कोष में दिया जाता है। तो वही अभी जो हमारा द हिंदू का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में जो राइटर है उनका यही मानना है कि क्या हमें वर्तमान में एक राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है कि नहीं। तो राजकोषीय परिषद मतलब राज्य का कोष का आशय कि राज्य का जो आय है और जो व्यय है उस व्यय का लेखा जोखा। तो चलिए हम आरंभ करते हैं कि क्या हमें एक राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है या नहीं।
तो देखिए, तो यूपीएससी वालों के लिए यह एडिटोरियल कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, तो मैं यहां पे एक क्वेश्चन का जिक्र करूंगा। क्वेश्चन है कि राजकोषीय प्रबंधन, राज्य कोषीय प्रबंधन, राज्य कोषीय प्रबंधन एवं वित्त मंत्रालय के सहयोगी के रूप में राज्यकोषीय परिषद भूमिका निभा सकता है, निभा सकता है। चर्चा कीजिए। यह यूपीएससी के लिए एक मॉडल क्वेश्चन हो सकता है कि क्या वर्तमान में जो हमारा राजकोषीय प्रबंधन है, यानी कि हम जो राज्य कोष का जो प्रबंधन करते हैं, साथ ही साथ जो हमारा वित्त मंत्रालय है, इस वित्त मंत्रालय के लिए राजकोषीय परिषद क्या एक सहयोगी की भूमिका निभा सकता है, यह हमारा मुद्दा है, जिसको कि हम लोगों ने एक मॉडल क्वेश्चन के रूप में शामिल कर लिया है। तो चलिए थोड़ा हम जो है राज्य कोषीय परिषद के पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं कि जो राज्य कोषीय परिषद है, राज्य कोषीय परिषद जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल काउंसिल। तो यह एक चीज याद रखिएगा, ये राजकोषीय परिषद जो है यह एक संस्था है, एक संस्था के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, जिसका कार्य क्या है कि राज्य कोष के प्रबंधन, इसका कार्य क्या होगा, कार्य होगा राज्य के कोष को प्रबंधित करने से संबंधित सलाह देना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो राजकोषीय परिषद जो है, जिसकी मांग की जा रही है, इस राजकोषीय परिषद का कार्य क्या होगा, इनका कार्य यही होगा कि राज्य के कोष को प्रबंधित कैसे किया जाए, इसके संबंध में सरकार को सलाह देना। तो क्या ये राज्य कोषीय परिषद की बात पहले कभी की गई थी या नहीं, या यह पहली बार? क्या यह द हिंदू का जो एडिटोरियल आया है, उसी एडिटोरियल में पहली बार इस राज्य कोषीय परिषद का जिक्र किया गया है? क्या ऐसे संस्थान के बनाने की मांग पहले कभी हुई थी या नहीं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप सबों को याद होगा कि 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया था। तो इस एफआरबीएम एक्ट को हमने क्यों लाया था?
तो एफआरबीएम एक्ट को हमने इसीलिए लाया था कि कैसे राज्य जो है अपने राजस्व घाटे को कैसे नियंत्रित कर सकती है, इसके संबंध में सुझाव देने के लिए हमने एफआरबीएम एक्ट को लाया था। तो इसके पश्चात हमने 2016 में हम लोगों ने मिलकर 2016 में हमारी सरकार ने एनके सिंह समिति का गठन किया था। एनके सिंह समिति, हमने एनके सिंह समिति का गठन किया था। तो इस एनके सिंह समिति का क्या कार्य था? तो इस समिति के गठन करने के पीछे का तर्क क्या था? तो हमारी सरकार ने एनके सिंह समिति का इसलिए गठन किया था कि ये जो समिति है यह एफआरबीएम एक्ट के संदर्भ में अगर कोई सुझाव है तो उस सुझाव को एनके सिंह समिति दे। तो जो हमने एनके सिंह समिति को हम लोगों ने जो बनाया था, तो इस एनके सिंह समिति का क्या सुझाव आया था? तो इस एनके सिंह समिति ने भी एनके सिंह समिति ने भी राजकोषीय परिषद के गठन की बात की थी। यानी कि इन्होंने भी बोला था कि राज्य कोष के प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन होना चाहिए। परिषद के गठन की बात इन्होंने भी की थी। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि द हिंदू में जो एडिटोरियल छपा है उसी एडिटोरियल में पहली बार राजकोषीय परिषद की बात की गई है। इससे पहले भी 2016 में हमने एनके सिंह समिति का गठन किया था और उस समिति ने भी यह सलाह दी थी कि हमें राजकोष के प्रबंधन के लिए एक राजकोषीय परिषद का गठन करना आवश्यक है, यानी कि हमें करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। तो अब हम लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि वर्तमान में चर्चा क्यों हुई? अभी हाल फिलहाल में द हिंदू में यह एडिटोरियल क्यों छपा? तो इसके पीछे का लॉजिक यह हो सकता है कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड महामारी का बहुत ही व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसका शिकार कहीं ना कहीं भारत भी है। तो कोविड के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? तो कोविड के कारण हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने पिछले 3-4 महीनों से लॉकडाउन कर रखा है। यानी कि जो भी व्यवस्था है वह व्यवस्था साधारण समय के अनुसार नहीं चल पा रही है। यानी जो भी व्यवस्था है वह सब ठप पड़ा हुआ है, चाहे वो आर्थिक प्रणाली हो या आर्थिक प्रणाली में रोजगार हो सकता है, लोगों की आजीविका की बात हो, सब कुछ अभी बंद पड़ा है। तो इस दौरान क्या है? तो इस महामारी में कोविड से उत्पन्न आर्थिक संकट, इसके संदर्भ में हम राजकोषीय परिषद की बात करेंगे, क्योंकि राजकोषीय परिषद कहीं ना कहीं यह इकोनॉमी का टर्म है। तो हमें वही देखना है कि कोविड का हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसके एवज में राजकोषीय परिषद कितना सहायक हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम यह देखेंगे कि वर्तमान कोविड संकट एवं सरकार की आर्थिक भूमिका। तो यहां पे हम देखेंगे कोविड संकट, यानी कोविड से क्या संकट उत्पन्न हुआ है एवं सरकार की आर्थिक भूमिका, यानी कि सरकार का इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पे
सरकार की क्या भूमिका हो रही है, सरकार क्या कार्य कर रहा है कर रही है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम दो टर्म का जिक्र करेंगे। एक जो हमारा टर्म होगा वह होगा संवेदनशील। जो हमारा संवेदनशील घरेलू क्षेत्र को पुनर्जीवित करना। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ये संवेदनशील घरेलू क्षेत्र को पुनर्जीवित करना यह क्या है। तो हमारा जो वीकर सेक्शन है, तो उस वीकर सेक्शन पे कोविड का बहुत ही घातक प्रभाव देखने को मिला है कि जो भी हमारा जो मार्जिनाइज सेक्टर है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मजदूरों को ले लेते हैं, तो इस कोविड काल में मजदूरों की आजीविका कहीं ना कहीं चली गई है। तो संवेदनशील घरेलू क्षेत्र हमारा जो संवेदनशील घरेलू क्षेत्र है वह अपने पटरी से उतर चुका है। तो हम लोगों का क्या प्रयास होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारी प्रयास यह होनी चाहिए कि हमारा जो यह संवेदनशील जो घरेलू क्षेत्र है इसको पुनः पटरी पे कैसे लाया जाए। तो संवेदनशील घरेलू क्षेत्र में का हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपना कृषि हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, जैसे सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई। उसके बाद थोड़ा सर्विस सेक्टर पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिला है। तो ये जो सेक्टर हैं, ये जो हमारे संवेदनशील घरेलू जो सेक्टर हैं, इन सेक्टरों को कैसे पुनः पटरी पर लाया जाए इसका प्रयास करना चाहिए कि इसको पुनः ट्रैक पे हम कैसे लाएं। मैं इस टर्म को यहाँ पे इरेज कर देता हूं। ऐसे आप लोग समझ गए होंगे कि संवेदनशील घरेलू क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास जो चुनौती होगी कि जो भी हमारे जो आर्थिक सुधार हैं, फिर हम आर्थिक सुधार की बात करेंगे कि हमें क्या क्या आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता है। यानी हमारा जो इकोनॉमी है, यह इकोनॉमी कुछ सुधारों की भी मांग कर सकता है। तो हमने देखा कि इसमें जो आर्थिक चुनौतियां हैं, कोविड संकट, तो संवेदनशील घरेलू क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पुनः पटरी पे लाना है। दूसरा आर्थिक सुधार, तो इन सब के लिए क्या करना होगा। तो सरकार को क्या करना होगा, खर्च करना होगा यहाँ पे। तो इसको सुधारने के लिए सरकार को खर्च करना होगा। तो हम विस्तृत रूप से एक बार देख लेते हैं कि कोविड जो महामारी है, इस महामारी का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। जो संवेदनशील जो घरेलू क्षेत्र है, जैसे हमारा कृषि हो गया, जो सूक्ष्म लघु उद्योग हो गया, जैसे कि कुटीर उद्योग, इन सब पे जो है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके लिए आर्थिक रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। तो इन सब को सुधारने के लिए सरकार को क्या करना होगा, तो सरकार को खर्च करना होगा। तो सरकार जो खर्च करेगी, तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। तो हमें यह भी देखना है कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। इसके लिए कहां से आएगा, तो इसके लिए क्या होगा
कि सरकार को जो कर्ज की जो मात्रा है उस मात्रा में वृद्धि करनी होगी। कर्ज की मात्रा में वृद्धि करनी होगी कर्ज की मात्रा में वृद्धि करनी होगी। तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? अगर सरकार ज्यादा मात्रा में कर्ज लेती है तो वह मध्यम अवधि के जो विकास की जो संभावना है, मध्यम अवधि के विकास संभावनाओं को खतरे में डालती है। यह मुद्दा जो है वह सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी उठाया है। तो यहाँ पे हमें यह समझना है कि हमने देखा कि वर्तमान में जो कोविड महामारी के कारण जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, इस संकट को दूर करने के लिए सरकार को खर्च करना होगा, जिसके लिए सरकार को उधार लेनी होगी। तो यहाँ पे एडिटोरियल राइटर का यह कहना है कि सरकार को अपने खर्च की मात्रा को बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, जो विकास की जो प्रणाली है वह सुचारू रूप से यानी कि सही तरीके से नहीं चल पाएगी। तो सरकार के मन में क्या शंका है? तो सरकार के मन में यह शंका है कि अगर हम कर्ज की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो जो मध्यम अवधि के जो विकास संभावनाएं हैं वह खतरे में पड़ सकती है, और हो सकता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वह हमारे देश की क्रेडिट रेटिंग को नीचे गिरा सकती है, जो कि अभी कुछ दिन पहले जो मूडीज ने हमारे देश के क्रेडिट को नीचे गिराया है। तो यह भी एक मुद्दा हम लोगों के सामने बनकर आता है। तो उसके अलावा फिर हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक चीज का और जिक्र मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे जो भी अर्थशास्त्री के दो वर्ग हैं। एक वर्ग का यह कहना है कि सरकार को अपने खर्च की मात्रा में वृद्धि करनी होगी, जिसके लिए सरकार उधार यानी कि कर्ज ले सकती है। तो इसका प्रभाव यह होगा कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग अपने जरूरतों के हिसाब से वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। तो वस्तुओं की खरीदारी करेंगे तो मार्केट में डिमांड आएगा। तो मार्केट में अगर डिमांड आता है, चलिए इसको हम एक साइकिल के माध्यम से समझते हैं। अगर सरकार लोगों के हाथ में पैसा देती है, अगर लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो बाजार में मांग बढ़ेगा, बाजार में मांग बढ़ेगा तो औद्योगिक उत्पादन होगा यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को
आय प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा तो लोग कुछ खर्च करेंगे, कुछ बचत करेंगे, बचत करेंगे, बचत करेंगे तो बैंकिंग प्रणाली में पैसा आएगा, बैंकिंग में पैसा आएगा, और यह पैसा जो है, और यह पैसा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के पास भी आएगा, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के पास, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर सरकार लोगों के हाथ में पैसा देती है तो लोग क्या है, खर्च करेंगे, लोग खर्च करेंगे तो बाजार में क्या, मांग बढ़ेगा, बाजार में मांग बढ़ेगा तो औद्योगिक उत्पादन होगा, औद्योगिक उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग भी चाहिए, तो वहां क्या हो, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों को कुछ ना कुछ आय की प्राप्ति होगी, लोगों को अगर आय की प्राप्ति होगी तो कुछ आय का कुछ हिस्सा लोग खर्च करेंगे, कुछ बचत के रूप में भी रखेंगे, तो ये बचत कहाँ रखेंगे, तो बैंक में उन्होंने जो अकाउंट खोला है उस अकाउंट में वो पैसा जमा करेंगे, उस अकाउंट में पैसा जमा करेंगे तो बैंक जो है उसको जो है मार्केट में फिर से उस पैसा को रिलीज करेगा, करेगा तो उसका कहीं ना कहीं, उसका कहीं ना कहीं उसकी उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी मिलेगा। तो यह एक साइकिल है कि अगर आप मार्केट में कैश को रिलीज करते हो तो उसका कहीं ना कहीं जो उसका जो असर है वो सरकार को जो है भी पॉजिटिव रूप में देखने को मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट चर्चा, चलिए हम फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम लोग राजकोषीय परिषद की महत्ता की हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्तमान में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है या नहीं, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वर्तमान में हम लोग राजकोषीय परिषद की चर्चा कर रहे हैं, तो हम पुनः अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने देखा कि वर्तमान में आर्थिक संकट क्या क्या है, कोविड से आर्थिक संकट, फिर से मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं, कोविड से उत्पन्न संकट, उत्पन्न संकट, पहला जो है हमारा जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव, पर नकारात्मक प्रभाव, जैसे कृषि, जैसे कृषि, उद्योग, उद्योग में जो लघु उद्योग है, जो लघु उद्योग है, फिर सेवा क्षेत्र पे भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या होगा, निष्कर्ष में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष में सरकार को ज्यादा मात्रा में खर्च करना होगा, जिसके लिए हमने देखा कि सरकार को इसके लिए उधार लेना होगा। तो सरकार के मन में यह शंका है कि अगर हम ज्यादा मात्रा में उधार लेते हैं तो हमारे देश की जो क्रेडिट है वह क्रेडिट नीचे गिर सकती है, तो जिसका परिणाम यह हो सकता है कि हमारे यहाँ निवेश निवेश कम मात्रा में आएगा, निवेश कम मात्रा में आएगा तो हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व है यानी विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए यह देखते हैं कि हमारे यहाँ जो अर्थशास्त्री का जो वर्ग है वह क्या बोलता है, अर्थशास्त्री के एक वर्ग का मानना
तो अर्थशास्त्री का जो एक वर्ग है वह यह मानता है कि जो सरकार का वर्तमान में जो राजकोषीय रुख है, सरकार का वर्तमान राजकोषीय रुख गलत है। राजकोषीय रुख गलत है। गलत है यानी कि हमने राजकोषीय रुख यानी वर्तमान में हमारे जो सरकार है उस सरकार का राजकोषीय रुख क्या है कि सरकार जो है वह खर्च करने से बच रही है, क्योंकि सरकार के मन में यह शंका है कि अगर हम ज्यादा मात्रा में खर्च करते हैं तो हमें बाहर से कर्ज लेना पड़ेगा। अगर हम कर्ज लेते हैं तो हमारे देश की जो क्रेडिट है वह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा गिराया जा सकता है, तो जिसका यह प्रभाव होगा कि हमारे देश में जो है बाहरी निवेश नहीं आ पाएगा और हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। चलिए, तो दूसरा अर्थशास्त्री का क्या मानना है कि यह संयम का नहीं खर्च का समय है। अर्थशास्त्री जो बोलते हैं कि यह संयम का नहीं है, संयम का नहीं बल्कि यह खर्च का समय है। खर्च का समय है। तीसरी जो उन लोगों की राय है कि सरकार को जो है ना सरकार को कोविड के बाद, कोविड पश्चात बाजार के विश्वास को बनाए रखने के लिए एक राजकोषीय समेकन नीति की आवश्यकता है। समेकन नीति की आवश्यकता है। अब समेकन नीति का मतलब आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि ये राजकोषीय समेकन क्या है। तो राजकोषीय समेकन का मतलब हमें बस इतना ही याद रखना है कि राजकोषीय समेकन से आशय है कि राजकोष का प्रबंधन, यानी राजकोष का जो लेखा जोखा है उसे कैसे मैनेज किया जाए। हमें बस इतना ही याद रखना है, राजकोषीय समेकन का मतलब राज्य का जो कोष होगा उसको कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, इसके संदर्भ में एक नीति बनाने की आवश्यकता है। तो फिर देखिए, लिंक करते रहिएगा आप। हम लोग स्टार्ट किए हैं राजकोषीय परिषद की आवश्यकता का जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि वर्तमान में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है या नहीं, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप राजकोषीय परिषद को याद रखिएगा कि क्या वर्तमान में राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है। तो यहाँ इस सेंटेंस का आशय यही है कि अगर हमें कोविड पश्चात बाजार के विश्वास को बनाए रखना है तो हमें एक राजकोषीय समेकन नीति बनानी होगी और उस नीति में यह ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो राज्य कोष है, इस राज्य कोष को हम कैसे सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये राजकोषीय समेकन में क्या क्या होगा। तो जो राजकोषीय समेकन यानी जो नीति हम लाएंगे, राजकोषीय समेकन मतलब राज्य कोष का मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है, पहला, राज्य कोष में एक अनुशासन होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप के किसी भी बिना कोई उपयुक्त लॉजिक के एक राजकोषीय समेकन नीति आप बना लो और उसका जो है दुष्परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिल जाए। तो दूसरा जो है राजकोषीय समेकन में हम वही राजकोषीय परिषद की बात, यानी दूसरा हम राज्यकोषीय परिषद, राज्यकोषीय परिषद की बात, जो हम नीति लाएंगे उस नीति में एक जो होगा उसमें अनुशासन होगा, यानी राज्यकोषीय अनुशासन होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में क्या एक राज्यकोषीय तंत्र की आवश्यकता होगी। अनुशासन तभी न होगा कि जब तक एक तंत्र ना बनाया जाए, राजकोषीय तंत्र बनाई जाए, राज्यकोषीय तंत्र बनाई जाए। तो वर्तमान में आवश्यकता क्या है कि लेखकों का जो एक वर्ग है, यानी कि जो अर्थशास्त्री हैं, उनका यह मानना है कि हमें बाजार की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हमें एक राजकोषीय समेकन नीति लानी होगी। और उस नीति में हमें क्या क्या करना होगा, तो एक राजकोषीय परिषद का गठन करना होगा, जिसकी मांग 2016 में एन.के. सिंह समिति ने भी की थी। 2016 में एन.के. सिंह समिति ने भी सलाह दी थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने राजकोषीय समेकन नीति लाने की जो आवश्यकता है उस पे हम लोगों ने चर्चा किया कि अर्थशास्त्री का हमारा जो एक वर्ग है वह यह मानता है कि कोविड के पश्चात बाजार की जो विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए हमें एक राजकोषीय समेकन नीति लानी होगी। तो राजकोषीय समेकन नीति लाने से लाभ क्या होगा हमें, तो हमने स्टार्टिंग से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, यह सरकार खर्च क्यों नहीं कर रही है। तो उसके मन में यह शंका है कि अगर हम ज्यादा मात्रा में खर्च करते हैं तो हमें बाहर से उधार लेना होगा। अगर हम उधार लेते हैं तो हमारा जो क्रेडिट है वह क्रेडिट कहीं ना कहीं नीचे गिर सकता है। तो अगर क्रेडिट नीचे गिरेगा तो बाहरी निवेश हमारे देश में नहीं आ पाएगी, तो जिसका असर होगा कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है यह भंडार कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। तो अगर आप एक राजकोषीय समेकन नीति ला देते हो और उस नीति में आप यह विश्वास दिला देते हो कि हमारा जो राजकोष है इस राजकोष को हम सही रूप से मैनेज कर पाएंगे, तो हो सकता है कि आपके ऊपर एक विश्वास जगे और बाहरी जो निवेश है वह निवेश इन सब बातों को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहरी निवेश आपके देश में आ सकता है। तो देखिए जो राजकोषीय परिषद होगा उसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो राजकोषीय परिषद जो हम बनाएंगे उसकी संरचना कैसी होगी। राजकोषीय परिषद की संरचना इसकी संरचना क्या होगी, तो यह एक स्वतंत्र निकाय होगा, स्वतंत्र निकाय। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा स्वतंत्र निकाय के बारे में। एक स्वतंत्र निकाय होगी। इसका कार्य क्या होगा, तो राजकोषीय परिषद का कार्य क्या होगा, सरकार का जो राजकोषीय योजना होगा, सरकार के राजकोषीय योजना का आकलन
आकलन एवं अनुमान करना। एवं अनुमान का मतलब है कि सरकार जो राजकोषीय योजना ला रही है, इस योजना को वह देखेगा और समझेगा तथा सरकार को ये राय दे सकता है। अगर उसको लगे कि इसमें कुछ कमियां हैं तो इस संदर्भ में वह सरकार को सलाह दे सकता है। तो यही है राजकोषीय। तो चलिए, क्या अब हमें यह देख लेते हैं, क्या हमें राजकोषीय परिषद की, यानी कि फिजिकल काउंसिल, राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि हमने 2003 में FRBM एक्ट लाया था। 2003 में FRBM एक्ट। तो ये FRBM एक्ट क्या है? FRBM का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट अथॉरिटी। यानी कि जो राजकोषीय घाटा है, उस घाटा को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके संदर्भ में FRBM एक्ट लाया गया था। तो इस FRBM एक्ट का सलाह क्या था? FRBM एक्ट ने कुछ सलाह दिया था। पहली सलाह उन्होंने यह बोला था कि जो राज्य है, राज्य को अपने संसाधन पर नियंत्रण होना चाहिए। संसाधन पर नियंत्रण। मतलब कि FRBM एक्ट का यह सलाह था कि राज्य जो है, उस राज्य को अपने पास जो भी संसाधन है, उस संसाधन पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी राज्यों के पास अधिकार होना चाहिए कि आप अपने संसाधनों पर नियंत्रण रख सके। इसके अलावा जो है, आवश्यकता की बात हमने पृष्ठभूमि में देखा कि कुछ कमियां हैं, जो कि FRBM एक्ट ने जो सलाह दिया था कि राज्यों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। फिर दूसरा सलाह उन्होंने यह भी दिया था कि जो सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निवेश होना चाहिए, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार, यानी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निवेश होना चाहिए। यही FRBM एक्ट का सुझाव था। तो वर्तमान में अभी हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं कि हमें अभी वह राजकोषीय परिषद की आवश्यकता क्यों है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो संसद में राजकोषीय रणनीति, यानी राजकोष के संदर्भ में आपकी क्या रणनीति है, विवरण को प्रस्तुत करना। तो राजकोषीय रणनीति विवरण का मतलब यह है कि हमारी जो सरकार है,
वह राजकोष को नियंत्रित करने के लिए कौन सी रणनीति वह अपना रही है, इसके बारे में संसद में बताया जाए। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर राजकोष के प्रबंधन की जो नीति है, उस नीति की चर्चा अगर संसद में होती है तो क्या होगा? इसमें पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता आएगी तो इस रणनीति के संदर्भ में मीडिया में भी चर्चा होगा, लोगों को जानकारी मिलेगी कि हाँ, वर्तमान में सरकार जो है वह राजकोष को प्रबंधित करने के लिए यह नीति अपना रही है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया सुझाव आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए एक संस्था का निर्माण तो करना होगा ना, क्योंकि अभी जो हमारा जो वित्त मंत्रालय है, उस वित्त मंत्रालय में बहुत से विभाग हैं, जैसे राजस्व विभाग हो गया, आर्थिक मामलों का विभाग हो गया, बहुत से विभाग हैं। तो इसी के तर्ज पे एक राजकोष के प्रबंधन के लिए भी एक संस्था का गठन होना चाहिए, जिस संस्था का यह कार्य होना चाहिए कि राज्य का जो कोष है उसे कैसे मैनेज किया जाए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जो लेखक है या जो हमारे जो भी अर्थशास्त्री हैं, उनका यही मामला है कि वर्तमान में जो आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होने वाला है, यानी कोविड के पश्चात बाजार में जो गिरावट आने वाली है, उस गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार को खर्च करना होगा, जिसके लिए सरकार को उधार लेनी होगी। तो उधार अगर सरकार खर्च करता है तो सरकार को यह भी प्रयास करना चाहिए कि एक ऐसे संस्था का गठन करे जिसका कार्य हो कि राज्य कोष का जो प्रबंधन है वह प्रबंधन कैसे हो, इसके बारे में वह राय दे। तो ऐसा नहीं है कि राज्य कोषीय परिषद की बात अभी अभी पहली बार ही हो रही है। 2016 में हमने जब एनके सिंह समिति का गठन किया था, तो उस समिति ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें एक राजकोषीय परिषद बनानी चाहिए, जिनका कार्य हो कि राजकोष का जो प्रबंधन हो, यानी राजकोष को कैसे मैनेज किया जाए, यह कार्य वह देखे। तो कुछ हम यह देख लेते हैं कि राजकोषीय काउंसिल जो हम बनाएंगे, उस काउंसिल का कार्य क्या होगा। यानी राजकोषीय परिषद के मैंडेट, राजकोषीय परिषद के मैंडेट या कार्य, परिषद के कार्य। तो इस परिषद के कार्य क्या होंगे? तो एक तो होगा ये स्वतंत्र निकाय होगा, जिसका होगा मॉनिटरिंग रोल, यानी देख रेख करना। किसका? राजस्व का देख रेख करना। दूसरा कार्य होगा, यह एक सलाहकारी निकाय होगा। सलाहकारी निकाय यानी कि वित्त से के संबंध में सरकार को सलाह देना, सलाहकारी कार्य। तो इसमें क्या क्या आएगा? तो अगर रियल और नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि होता है तो इसके संदर्भ में भी वह राय दे सकता है। अगर टैक्स बाउंसिंग हो रहा है, यानी टैक्स में अगर उछाल आ रहा है, तो उसके संदर्भ में भी वह टैक्स उछाल के संदर्भ में अगर टैक्स ज्यादा मात्रा में टैक्स में वृद्धि हो रहा है और वह अगर नागरिकों के लिए सही नहीं है, तो इसके संदर्भ में भी वह राय दे सकता है। उत्पादों के कीमत के संदर्भ में भी वह दे सकता है सलाह, कीमत के संदर्भ में। तो यही है। तो आज का जो हम लोगों ने अभी जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन में हम लोगों ने क्या देखा? उस डिस्कशन में हम लोगों ने राजकोषीय परिषद के बारे में देखा। तो यह लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, मुझे इसको अपलोड करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आर्थिक संघवाद के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। हमने यह पढ़ा कि वर्तमान में क्या हमें एक राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है।
तो राजकोषीय परिषद के बारे में हमने यह देखा कि राजकोषीय परिषद का काम है राज्य के कोष का मैनेजमेंट करना। तो अभी यह चर्चा में क्यों है, तो इसके संदर्भ में हमने एक क्वेश्चन भी देखा है कि राजकोषीय प्रबंधन एवं वित्त मंत्रालय के सहयोगी के रूप में राजकोषीय परिषद भूमिका निभा सकता है, चर्चा कीजिए। यह एक मॉडल क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो, जो मुझे भी पता चले कि जो डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ किया, क्या इसका कुछ फल मुझे प्राप्त हो पा रहा है कि नहीं, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वास्तव में जो यह लेक्चर सुन रहा है उसे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसकी जानकारी मुझे तभी मिलेगी जब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिखकर बताओगे कि राजकोषीय प्रबंधन एवं वित्त मंत्रालय के सहयोगी के रूप में क्या राजकोषीय परिषद भूमिका निभा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए। फिर हमने यह देखा कि राजकोषीय परिषद क्या है, तो एक संस्था के तौर पे हम स्टार्टिंग में समझ रहे थे कि राजकोषीय परिषद को हम एक संस्था मान लेते हैं जिसका कार्य है कि राज्य के कोष को प्रबंधित करना। मैं स्टार्टिंग में इसके बारे में आप लोगों से इसलिए मैंने चर्चा कर दी कि आपके मन में आप एक माइंड को सेट कर लोगे कि राजकोषीय परिषद का कार्य ही है कि राज्य के कोष को मैनेजमेंट करना। फिर हमने FRBM एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लिया। मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा FRBM एक्ट के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। और आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अभी हमने जो डिस्कशन किया इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे राजकोषीय परिषद, हमने राजकोषीय समेकन नीति की बात की, हमने राजकोषीय रणनीति विवरण की हम लोगों ने बात की। तो ये सब जो वर्ड है, यह वर्ड आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर मेंस का आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, अगर इन सब चीजों का जिक्र आप वहां पे कर देते हो तो आपका जो आंसर है वो बाकी लोगों से कुछ अलग दिख सकता है। फिर हमने NK सिंह समिति की बात की और हमने यह देखा कि NK सिंह समिति ने भी राजकोषीय परिषद बनाने की बात की थी। फिर हमने यह देखा कि कोविड के समय जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह कैसी है, तो उसमें हमने देखा कि जो हमारा संवेदनशील जो घरेलू क्षेत्र है, जैसे कृषि, उसके बाद MSME, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, इन सब पे कुछ ना कुछ प्रभाव कोविड का देखने को मिला है। तो इसके लिए हमें आर्थिक सुधार लाने की जरूरत है। तो आर्थिक सुधार लाने के लिए कौन प्रयास करेगा, तो सरकार प्रयास करेगी। तो सरकार को क्या करना होगा, तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अभी खर्च करना है, यही समय की मांग है। फिर हमने आगे देखा कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। सरकार क्या करेगी, सरकार बोरो करेगी। अगर सरकार ज्यादा मात्रा में बोरो करती है यानी कि कर्ज लेती है, तो सरकार के मन में यह शंका है कि हमारे देश की जो क्रेडिट है वह क्रेडिट कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा गिराया जा सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि हमारे देश में निवेश नहीं आएगा। निवेश नहीं आएगा तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वह रिजर्व कहीं ना कहीं नीचे गिर सकता है। फिर हमने एक देखा था, एक साइकिल हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि अगर सरकार मार्केट में कैश का फ्लो करती है, लोगों के हाथ में अगर पैसा प्रोवाइड करवाती है तो उसका क्या असर होगा। तो अगर लोगों के हाथ में पैसा जाता है तो लोग ज्यादा मात्रा में खर्च करेंगे। अगर लोग ज्यादा मात्रा में खर्च करेंगे तो खर्च कहाँ करेंगे, अपने बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसके लिए वो कहाँ किस पे निर्भर है, तो मार्केट पर निर्भर है। तो अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग मांग करेंगे तो बाजार में मांग बढ़ेगा। बाजार में मांग बढ़ेगा तो होगा क्या कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में भी मांग आएगी, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अगर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी तो वहां रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों को आजीविका प्राप्त होगी। लोगों के पास पैसा आएगा, लोग उस पैसे को क्या करेंगे, एक तो अपने जरूरत के सामानों के लिए खर्च करेंगे, दूसरा जो पैसा बचेगा वह बैंकिंग सिस्टम में जाकर जमा होगा। बैंकिंग सिस्टम में जमा होगा तो किसी न किसी रूप में वह पैसा जो है सरकार तक पहुंचेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज यह देखिए कि जो मांग बढ़ेगी तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स भी तो लगेगा। तो उस टैक्स के माध्यम से भी तो सरकार के पास पैसा आएगा। तो इसके बारे में हमने यह साइकिल समझा। ये जो साइकिल है, यह साइकिल दिया गया था 2018-19 में। एक 18-19 में जोनार्ड किंग्स करके एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने यह साइकिल दिया था। मैं जो आर्थिक संवाद का जो लेक्चर लेकर आप लोगों के साथ आऊंगा उसमें मैं चर्चा करूंगा जॉन मेनार्ड किंग्स की, जिन्होंने की यह
यह साइकिल सामने लाया था। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कोविड से उत्पन्न संकट के बारे में हमने देखा, ज्यादा मात्रा में सरकार खर्च करेगी। फिर हमने यह देखा कि अर्थशास्त्री का एक वर्ग यह मानता है कि सरकार का जो वर्तमान राजकोषीय रुख है यह गलत है, कि सरकार जो है खर्च करने से डर रही है। इस पे चर्चा किया। फिर हमने देखा कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खर्च किया, ये तो हम स्टार्टिंग में ही देख लिए। फिर हमने यह देखा कि कोविड पश्चात, अब देखिए कोविड के पश्चात बाजार में तो काफी गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि जैसे ही जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, बाजार की जो समस्याएं हैं वह समस्याएं कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है। तो सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, कि सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि बाजार में जो विश्वास है, इस विश्वास को बनाए रखने के लिए एक राजकोषीय समेकन नीति, यानी कि राजकोष को कैसे प्रबंधित किया जाए, इसके संदर्भ में जो नीति है वह नीति बनानी चाहिए। तो समेकन नीति में क्या क्या कर सकता है, तो एक राजकोषीय तंत्र बनाया जाए जिसका कार्य ही यह हो कि वह केवल राजकोष से संबंधित मामलों को संज्ञान में ले। इसके लिए राजकोषीय परिषद का गठन किया जाए, जिसका 2016 में एनके सिंह समिति ने भी सलाह दी थी। फिर राजकोषीय परिषद की संरचना के बारे में देखा कि यह एक स्वतंत्र निकाय होगा जिसका कार्य है कि राजकोषीय योजना का आकलन एवं अनुमान लगाना। इसमें कुछ खास नहीं है। तो क्या हमें एक राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है? तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को है, आप इसका जवाब भी मुझे लिख कर बताइएगा कि क्या हमें राजकोषीय परिषद की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पे एफआरबीएम एक्ट पर एफआरबीएम एक्ट की चर्चा की, जो जिसको कि हम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या सलाह दिया था कि राज्य को अपने संसाधन पर नियंत्रण रखना होगा, राज्य को अपने संसाधन पर नियंत्रण रखना होगा। तो संसद में क्या है, एक राजकोषीय नीति को प्रस्तुत करना होगा, वही जो हमने स्टार्टिंग में चर्चा किया। राजकोषीय परिषद के कार्य के बारे में हमने देख ही लिया कि देखरेख करना, उसके बाद सलाहकारी कार्य के रूप में टैक्स में उछाल के संदर्भ में, उत्पादों के कीमत के संदर्भ में। तो आज का जो लेक्चर है वह यहीं पर समाप्त होता है। हमने आज राजकोषीय परिषद के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की। मेरा मानना है कि यह जो आज का लेक्चर होगा वह कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यह लेक्चर आप लोगों के बीच, आप लोगों को कैसा लगा। क्या ऐसे लेक्चर मैं और बनाता रहूं, क्योंकि मेरा जो रिमोट होगा वह आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जैसे बोलोगे उसी ढंग से मैं अपना लेक्चर बनाऊंगा। अगर आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बता सकते हो कि इसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगा और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलिए बने रहिए, बस फोकस रहना है कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं ऊपर करना है। मैं भी आप ही लोगों की तरह हिंदी माध्यम का एक विद्यार्थी ही हूँ। तो मैं यह समझता हूं कि हम हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वह कहाँ पे गलती करते हैं। तो मेरा यह प्रयास होगा कि मैं आप लोगों को और अपने लिए भी कुछ ना कुछ करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।